यह बच्चा जो हिंदू और मुसलमानों की लाशों से गुजरता आया है, क्या सोचेगा, ये क्या समझेगा? दुनिया तेरा जवाब नहीं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सिंगिंग इमोशन। दोस्तों, महान गायक किशोर कुमार 1970 के दशक में नंबर 1 पार्श्व गायक बनकर उभरे और न सिर्फ 70 बल्कि 80 के दशक में भी वो हिंदी सिनेमा के टॉप प्लेबैक सिंगर बने रहे। जीने की तमन्ना कौन करे। पर उनके कुछ आलोचकों द्वारा अक्सर ये प्रश्न उठाया जाता है कि जब किशोरदा ने अपना करियर 1948 में शुरू किया था तो उन्हें टॉप पर पहुंचने में 21 साल क्यों लगे? क्या इतने साल तक वो एक गायक के रूप में संघर्ष कर रहे थे? क्या मोहम्मद रफ़ी, मुकेश और मन्ना डे जैसे दिग्गज गायकों की वजह से उन्हें इतने लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा? क्या 50 और 60 के दशक में उनकी गायकी में वो बात नहीं थी कि वो नंबर 1 पर पहुंच पाते? तो दोस्तों, आज टाइम मशीन से 50 और 60 के दशक में जाकर हम इन सब सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और ये जानकारी हमने जिन भी ऑफिशियल सोर्सेज से जुटाई है, इसकी डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, आज बहुत संक्षेप में हम किशोरदा की लाइफ के उस हिस्से पर रोशनी डालेंगे जिसमें कि इन सारे सवालों के जवाब छिपे हैं और उम्मीद है कि इस वीडियो के अंत में न सिर्फ किशोरदा के फैंस को बल्कि उनके आलोचकों को भी ये जवाब मिल जाएगा कि आखिर किशोरदा को गायकी के शिखर पर पहुंचने में इतना लंबा समय क्यों लगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप देखना शुरू कर चुके हैं सिंगिंग इमोशन। तो दोस्तों, किशोरदा को टॉप गायक बनने में इतना समय क्यों लगा, ये जानने के लिए हमें शुरू से शुरू करना होगा, यानी कि 1948 से, जबकि किशोरदा ने अपने करियर का पहला गीत गाया था फिल्म जिद्दी में। मरने की दुआएं क्यों मां। दोस्तों, ये बात सच है कि किशोरदा इंदौर में अपने कॉलेज के दिनों से ही अपने आइडल केएल सहगल की तरह एक प्लेबैक सिंगर बनना चाहते थे। लेकिन जब किशोरदा लेट 40s में बॉम्बे आए तब उनके बड़े भाई अशोक कुमार एक बड़े अभिनेता बन चुके थे और वो चाहते थे कि किशोरदा भी उनकी ही तरह एक एक्टर बने, ना कि सिंगर। इसकी एक वजह तो ये थी कि किशोरदा ने गायकी में कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं लिया था और दूसरा, उस दौर में गायकों को कुछ खास पेमेंट नहीं मिला करती थी। तो दादा मुनि ने किशोरदा से साफ कह दिया था कि मैं तुम्हें एक्टिंग के रोल्स तो दिला सकता हूं, पर सिंगिंग के लिए मुझसे किसी मदद की उम्मीद मत रखना। हमारे ब्रदर ने हमको डिस्करेज किया कि देख तेरी आवाज में मॉड्यूलेशन नहीं। अब मैं चुप रहता था, मैंने कहा ठीक है भाई, तुम बड़े भाई हो, मैं क्या बोलूं, कुछ बोल। नतीजतन सिंगिंग के मौके तलाशने के लिए किशोरदा को काफी संघर्ष करना पड़ा, कई स्टूडियोज के चक्कर लगाने पड़े। किशोरदा का बॉम्बे टॉकीज में आना जाना होता रहता था, जहां पर उन्हें खेमचंद प्रकाश जैसे जाने माने संगीतकारों के साथ मुलाकात का अवसर मिला, जिन्होंने किशोरदा की गायन प्रतिभा को सबसे पहले पहचाना और उन्हें 1948 में जिद्दी फिल्म में गाने का अवसर दिया। दोस्तों, जिद्दी फिल्म की सफलता का देवानंद साहब को तो फायदा मिला, पर किशोरदा को अभी भी सिंगिंग से ज्यादा एक्टिंग के ऑफर आ रहे थे। तो ऐसे में आमदनी के लिए उन्हें कुछ तो करना ही था। तो इस बीच जो भी एक्टिंग के ऑफर आए, मजबूरी में किशोरदा उन्हें स्वीकार करते रहे। कुछ निर्माताओं ने तो ये शर्त तक रखी कि अगर एक्टिंग करोगे तो आपको फिल्म में गाने का अवसर भी देंगे। तो इस तरह कई बार गाने के लालच में वो एक्टिंग के ऑफर भी स्वीकार करते रहे। देव आनंद और सचिन देव बर्मन, इन दोनों के साथ किशोरदा के अच्छे संबंध थे और इन दोनों को ही किशोरदा की गायन प्रतिभा पर पूरा भरोसा था। तो सचिन दा को जब भी मौका मिलता, किशोरदा से वो देव साहब की फिल्मों के गीत जरूर गवाते। पहला बादल। इसी बीच किशोरदा के जीवन में उनकी पहली पत्नी रुमा घोष की एंट्री हुई, जो उन्हीं की तरह एक स्ट्रगलिंग एक्टर और सिंगर थी। बात आगे बढ़ी और 1950 में दोनों ने शादी कर ली और ठीक 2 साल बाद 1952 में बेटे अमित का भी जन्म हो गया। किशोरदा, जो अब तक अकेले स्ट्रगल कर रहे थे, उन पर अब परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ भी आ गया। उधर किशोरदा के बड़े भाई अशोक कुमार, जो किशोरदा के गाने के शौक को लेकर ज्यादा खुश नहीं थे, किशोरदा के अचानक बिना बताए कोर्ट मैरिज करने से और भी ज्यादा नाराज हो गए।
और अब किशोर दा को अपने सिंगिंग करियर को आगे बढ़ाने में दादा मुनि से कोई सपोर्ट मिलने की उम्मीद भी जाती रही। ऐसे में किशोर दा के पास एक्टिंग हो या सिंगिंग, जो भी काम आए उसे स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसी बीच 1951 में किशोर दा की फ्रीडम स्ट्रगल पर बनी फिल्म आंदोलन आई। फिल्म का प्रदर्शन तो औसत रहा, पर इसमें मुख्य अभिनेता के रूप में सबने किशोर दा के काम को नोटिस किया और उन्हें मुख्य अभिनेता के रूप में फिल्मों के ऑफर आने लगे। इस बच्चे को निराश न करो मेरे दोस्तों, सिर्फ इसके खातिर अपने हाथ रोक लो। यह बच्चा जो हिंदू और मुसलमानों की लाशों से गुजरता आया है, क्या सोचेगा, ये क्या समझेगा? इसको तुमने कैसी जिंदगी दी, कैसी मौत दी। इसके बाद उनका करियर चल निकला और अर्ली 50s में एक के बाद एक उनकी हिट फिल्में आने लगी, जैसे लड़की, नौकरी, बाप रे बाप, पैसा ही पैसा, नई दिल्ली, नया अंदाज, भागम भाग, भाई भाई, आशा इत्यादि। तो फाइनली जब 50 के दशक में एक्टिंग में किशोर दा का करियर चल निकला, तो मजबूरन उन्होंने प्लेबैक सिंगर बनने के ख्वाब को दरकिनार कर दिया और पूरी तरह एक्टिंग में रम गए। और साथ ही अपनी सुविधा के हिसाब से वो देव साहब और अपनी खुद की फिल्मों में भी गीत गा रहे थे। दोस्तों 1955 से 60 के बीच का पीरियड किशोर दा के एक्टिंग और सिंगिंग करियर का गोल्डन पीरियड था, क्योंकि इस दौर में न सिर्फ एज ए लीड एक्टर उनकी फिल्में सफल हो रही थी, बल्कि उनके खुद के लिए और देव साहब के लिए गाए गीत भी हिट हो रहे थे। जरा इस दौर में उनकी हिट फिल्मों और हिट गीतों पर एक नजर डालिए। एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं, से कुछ और जो मांगूं तो गुनहगार। हा इन अदाओं का जमाना है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा, यूं ही फिसल गए उड़ड़े प्यार के हमसे कुछ न बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो। खुद किशोर दा ने अपने करियर के इस दौर को बयां करते हुए प्रीतीश नंदी को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं उस दौर में दिलीप कुमार के बाद सबसे बिजी एक्टर था। मेरे पास मूवीज के ढेरों ऑफर थे और मैं एक दिन में 3 से 4 अलग अलग मूवीज की शूटिंग कर रहा था। किशोर दा कहते हैं कि मेरी मसरूफियत का ये आलम था कि मैं एक से दूसरे स्टूडियो जाते हुए कार में ड्रेस चेंज करता था। मुझे कपड़ों का कोई होश नहीं होता था। कई बार एक फिल्म के डायलॉग मैं दूसरी फिल्म में बोल देता था। दोस्तों 1950 से 60 के बीच किशोर दा के पास पूरा मौका था कि वो अपने एक्टिंग करियर को छोड़कर पूरी तरह से प्लेबैक सिंगिंग को अपना लें, क्योंकि इस दौर में उनके पास पैसा, नाम, शोहरत सब कुछ था। देखो राजा, अगर तुम्हें उससे इतनी हमदर्दी है तो मुझसे और रुपए ले जाओ और उसे समझा बुझाकर मद्रास वापस भेज। अगर आपकी बीवी मॉडर्न औरत होती तो आपके इस ऐलान पर खुशी के मारे नाच उठती, लेकिन आपकी बदकिस्मती कहिए या उसकी खुशनसीबी, वो बेचारी पुराने ख्यालात की औरत है। पर दोस्तों एक सक्सेसफुल करियर को छोड़ना काफी मुश्किल होता है, खासकर तब जब आपके पास इनकम टैक्स के इशू चल रहे हों, मूवीज के पेंडिंग असाइनमेंट हों और साथ ही आपके पारिवारिक तनाव और खर्चे भी बढ़ते जा रहे हों। ये कुछ ऐसा ही था जैसे हम में से कई मिडिल क्लास लोगों के साथ होता है, जिन्हें सिंगिंग या म्यूजिक का शौक होता है, पर परिवार के दबाव में आकर नौकरी करनी पड़ती है। और जब नौकरी से अच्छा पैसा आने लगता है तो हम चाहकर भी अपना पैशन फॉलो करने के लिए जॉब नहीं छोड़ पाते। तो किशोर दा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो एक बार एक्टिंग की दुनिया में फंसे तो सालों तक निकल नहीं पाए। इनफैक्ट किशोर दा एक्टिंग की दुनिया से निकलने के बजाय इसमें और गहरे डूब गए जब 60 के दशक का अंत आते आते उन्होंने खुद की फिल्में प्रोड्यूस और डायरेक्ट करना शुरू कर दी। उनकी प्रोड्यूस की हुई कुछ फिल्में हैं झुमरू, दूर गगन की छांव में, दूर का राही, जमीन आसमान, बढ़ती का नाम दाढ़ी, चलती का नाम जिंदगी। खास बात यह है कि फिल्म प्रोडक्शन की कॉस्ट को मिनिमम रखने के लिए वो अपनी होम प्रोडक्शन फिल्मों की ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारियां खुद ही संभालते थे, जैसे प्रोडक्शन, डायरेक्शन, एक्टिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्क्रीन प्ले, म्यूजिक कंपोज करना, गीत लिखना इत्यादि। और इसी खासियत ने उन्हें वर्ल्ड सिनेमा का सबसे बड़ा ऑलराउंडर बना दिया। हम थे, वो थी। दोस्तों मिड 50s में जब किशोर दा का एक्टिंग और सिंगिंग करियर पीक पर था, ठीक इसी वक्त
उनके पारिवारिक जीवन की उथल पुथल ने उनके करियर पर असर डालना शुरू कर दिया। लगातार बढ़ रहे तनाव के चलते 1958 में किशोरदा का उनकी पहली पत्नी रुमा जी से तलाक हो गया और उनकी बायोग्राफी से पता चलता है कि पत्नी से संबंध विच्छेद को लेकर किशोरदा मानसिक तौर पर तैयार नहीं थे और इस तनाव से उबरने में किशोरदा को काफी समय लगा। ये बात 1960 की है, जब तलाक के सदमे से उबर रहे किशोरदा को मधुबाला जी ने शादी के लिए प्रपोज किया। शुरू में तो वो इस प्रपोजल के लिए मानसिक तौर पर तैयार नहीं थे, पर अंततः उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया और 1960 में दोनों की शादी हो गई। थैंक यू। कैसी हो रेनू? पहचान गए? पहचानूंगा क्यों नहीं? मैं तो समझी तुम भूल गए। ऐसे कैसे भूल सकता हूँ? मैं समझा था कि तुम नाराज हो गई हो। जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो फोन करोगी। तुम भी तो कर सकते थे फोन। हाँ कर सकता था, फिर सोचा कि अगर तुम्हारा गुस्सा बढ़ गया तो। हाँ, मैं पागल हूँ ना। हाँ, नहीं। सबने ये सोचा कि दूसरी शादी के बाद किशोरदा का पारिवारिक जीवन शांतिमय होगा और वो अपने करियर पर फोकस कर पाएंगे, पर हुआ ठीक उल्टा। यही वो समय था जब पता चला कि मधुबाला जी के दिल में एक छेद है और इसके इलाज के लिए किशोरदा को उन्हें लंदन ले जाना पड़ा। लेकिन डॉक्टर्स ने उनकी नाजुक हालत को देखकर ऑपरेशन से मना कर दिया और वापस लौटकर मधु जी की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। दोस्तों, अपनी फिल्मों और गीतों से दुनिया को हंसाने और एंटरटेन करने वाला ये महान कलाकार निजी जीवन में एक के बाद एक मुसीबतों का सामना कर रहा था। कोई हमदम ना कोई सहारा न रहा। अपनी खुद की फिल्मों में मसरूफियत और ऊपर से तनावपूर्ण शादीशुदा जिंदगी, यही वो कारण थे जिनके चलते किशोरदा ने 1958 से 65 तक पूरे 7 साल देव साहब के लिए भी गाना छोड़ दिया था। इनफैक्ट कई रिपोर्ट्स के अनुसार किशोरदा देव साहब तो क्या, कई बार मसरूफियत के चलते अपने खुद के गीतों की रिकॉर्डिंग पर भी नहीं पहुंच पा रहे थे, जिससे कुछ मौकों पर किशोरदा पर फिल्माए गए कुछ आसान गीत भी म्यूजिक डायरेक्टर्स को दूसरे सिंगर से गंवाने पड़े। हैप्पी हो हैप्पी हो हैप्पी 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 हो गई शाम, लेता जाए तेरा नाम, लाख मनाऊं नहीं माने। दोस्तों, किशोरदा ने क्यों देव साहब के लिए 7 साल तक नहीं गाया और फिर कैसे उनकी देव साहब के कैंप में एज अ प्लेबैक सिंगर वापसी हुई, इस पर हमने अलग से एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप इस घटना पर बना कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, अर्ली 60s का ये वो दौर था जब किशोरदा चौतरफा चुनौतियों का सामना कर रहे थे। मधुबाला जी के बिगड़ते स्वास्थ्य के चलते उन्हें उनके साथ बन रही अपनी खुद की होम प्रोडक्शन और दूसरी फिल्में बीच में ही बंद करनी पड़ रही थी। दूसरी ओर उन पर बीमार पत्नी की देखभाल का मानसिक और आर्थिक दबाव था। किशोरदा लॉन्ग स्टैंडिंग इनकम टैक्स प्रॉब्लम से घिरे हुए थे। इसके अलावा अपने होम प्रोडक्शन में बन रही फिल्म्स के लिए फाइनेंस और बाकी चीजें मैनेज करना, ये सब भी उनकी चुनौतियों में शामिल था। इसी बीच अच्छे रोल्स और कहानी के अभाव में कमजोर प्रदर्शन कर रही उनकी खुद की फिल्में भी किशोरदा की चुनौतियों में इजाफा कर रही थी। फाइनली 60 के दशक का अंत आते आते अभिनय में अच्छे रोल्स की कमी को समझकर और लता मंगेशकर और भाई अनूप कुमार सहित अपने कई शुभचिंतकों की सलाह मानकर किशोरदा ने एक बार फिर से सिंगिंग को सीरियसली लेना शुरू कर दिया। आता रहे मेरा दिल। और रेस्ट इज हिस्ट्री। अब की बार जो उन्होंने गायकी का दामन थामा तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगभग 2 दशक तक गायकी के बेताज बादशाह बने रहे। दोस्तों, एक पब्लिक फिगर होने के नाते किशोरदा के जीवन से जुड़ी ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड है और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। पर किशोरदा के कुछ कट्टर आलोचक इन बातों को या तो अनजाने में या फिर जानबूझकर इग्नोर करते हैं और ये गलत अफवाहें फैलाते हैं कि 21 साल तक एक गायक के रूप में किशोरदा स्ट्रगल कर रहे थे। पर असल में किशोरदा ने गायक के रूप में सिर्फ शुरुआती 2 साल में स्ट्रगल किया और 1951 में एज अ मेन लीड एक्टर उनकी फिल्म आंदोलन
और इसके बाद आई फिल्म छम छमा छम में जब उनके काम को लोगों ने नोटिस किया तो वो पूर्ण रूप से एक्टिंग की तरफ मुड़ गए और फिर मिड 50s तक आते आते वो एक सफल अभिनेता बन चुके थे। मेरी बहन की मौत के बाद आज सेनेटोरियम से चिट्ठी आई है कि उसके लिए जगह खाली है। कितना भयानक मजाक, कितना भयानक मजाक। एक अभिनेता बनने के बाद उन्होंने सिंगिंग सिर्फ खुद के लिए और देव साहब के लिए की, जो कि उनके बहुत अच्छे दोस्त थे। तो दोस्तों आप खुद सोचिए, जो इंसान 50 के दशक में एक फुल टाइम सिंगर नहीं बल्कि फुल टाइम सफल अभिनेता रहा हो और 60 के दशक में एक्टिंग के साथ साथ इतनी सारी जिम्मेदारियां संभाल रहा हो, उसकी तुलना 50 और 60 के दशक के फुल टाइम सिंगर्स जैसे रफ़ी साहब, मुकेश जी और मन्ना डे जी के साथ करना और फिर ये कहना कि एक सिंगर के रूप में वो 21 साल तक अपना नाम बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, ये कहाँ तक सही है। दोस्तों हमने संक्षेप में पर पूरे फैक्ट्स के साथ किशोरदा के करियर को आपके सामने रखा है और इसके बाद कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर ही इन फैक्ट्स को नकार सकता है। तो दोस्तों उम्मीद है किशोरदा के सभी फैंस को और उनके आलोचकों को भी इस वीडियो के माध्यम से अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और हमारे चैनल सिंगिंग इमोशन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही दिलचस्प और जानकारी भरे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। जल्दी ही मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।